अक्सर हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना या फिर अमीर बनना ये सिर्फ एक नसीब की बात है या सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो कि बड़े परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपने दुनिया के सबसे सफल लोगों की अगर कहानियाँ सुनी होगी तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एकदम गरीबी से उठकर अपनी मेहनत, अपनी समझदारी और कुछ ऐसे फाइनेंशियल लेसन्स को फॉलो कर कर आज वो अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में जिसने मेरी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। एंड ये गोल्डन रूल्स आपको आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। नंबर 1, देर से मिलने वाली खुशी का मजा कुछ और ही है। ये सबसे पहला गोल्डन रूल शायद सबसे मुश्किल है फॉलो करने के लिए, क्योंकि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। हम सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, नया फ़ोन, नई बाइक, नई कार, लेटेस्ट फैशन। लेकिन फाइनेंस में थोड़ा इंतज़ार और ज़्यादा इनाम का फंडा काम करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने आजकल के छोटी मोटी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर में बढ़े और ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल्स को अचीव कर सके। जब आप आपके आज के खर्चे के पैसे को रोककर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। फाइनेंस का एक गोल्डन रूल है कि अगर आप एक चीज़ को 2 बार नहीं खरीद सकते तो आपको उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहिए। इससे आप आपके बड़े एक्सपेंसेस से बचोगे और आपकी बचत होगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद करेगा। मान लीजिए आप रोज़ 100 रुपये फालतू चीज़ों पर खर्च करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा कॉफ़ी या फिर पॉकेट चिप्स, जो कि 1 महीने का हो जाता है 3000 रुपये। अगर आप इसी 3000 रुपये को एक SIP में इन्वेस्ट करते हो, जो कि ऑन एन एवरेज आपको ईयरली 12% का रिटर्न देता है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3000 रुपये इंटू 12 महीने इंटू 20 ईयर्स, जो कि होता है 7,20,000 रुपये, जो कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है। लेकिन कंपाउंडिंग से इसकी वैल्यू बन सकती है 30 लाख रुपए। सोचो, अगर आप हर रोज़ 100 रुपये अगर बर्बाद नहीं करोगे तो आपका 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। इसीलिए हमारा पहला गोल्डन रूल है कि देर से मिलने वाली खुशी का मज़ा कुछ और ही है। नंबर 2, अपने 3 नंबर्स को हमेशा ट्रैक करो। अक्सर हम इंडियंस अपने फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर बहुत कैजुअल होते हैं। पैसा आता है और पैसा चले जाता है और ये पैसा कब आया कब गया हमें पता भी नहीं होता। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपको आपके फाइनेंसेस की हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बैट्समैन अपने रन्स को ट्रैक करता है या जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के हार्ट बीट्स को मॉनिटर करता है, वैसे ही आपको आपके फाइनेंशियल 3 सबसे इम्पोर्टेंट नंबर को ट्रैक करना होगा, जो कि है एक्सपेंसेस, सेविंग रेट और नेट वर्थ। नंबर 1, एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके पास कुल 2 तरीके के खर्चे होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और नंबर 2, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे कि आपका घर का रेंट, आपकी EMI, बच्चों की स्कूल फीस। आइडियली ये आपके इनकम का 50-60% से कम होना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आपको आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम करना होगा। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं या OTT सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं, इन सब एक्सपेंसेस को आपको रेगुलरली ट्रैक करना और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे एक नोटबुक में लिख सकते हो या फिर आप एक्सेल शीट का यूज़ करके आप उसे ट्रैक कर सकते हो या फिर आप कोई भी बजटिंग ऐप को यूज करके आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। नंबर 2, सेविंग रेट्स। अपनी सैलरी का आप कितना परसेंटेजेस हर महीने आप बचा रहे हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको मिनिमम 10% तक तो पैसे सेव करने चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे बचाने का टारगेट रखना होगा, जैसे कि 20 या 30%, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अपने इनकम का एक हिस्सा सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर वाले प्रिंसिपल पर बचाओ। मान लीजिए आपकी नेट मंथली सैलरी 50,000 रुपये है। अगर आप हर महीने अपने सैलरी में से 10,000 रुपये अगर बचाते हैं तो आपका सेविंग रेट होता है 20%। अब सोचो कि आप अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में से अगर 2,000 रुपये को और बचाते हो तो आप 10,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये ऐसे मिलाकर आप 12,000 रुपये सेव कर रहे होते हो। इससे आपका सेविंग रेट बढ़कर हो जाएगा 24%। ये छोटी सी एडजस्टमेंट आपके सेविंग रेट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 3, नेट वर्थ। आपके एसेट्स जैसे कि आपका घर,
आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड माइनस आपकी लाइबिलिटीज़ जैसे कि आपका लोन, आपका क्रेडिट कार्ड, आपके डेट्स, आपकी नेटवर्थ आपको आपके रियल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सच्चाई बताती है। यह आपको बताती है कि आप अपने फाइनेंशियली कितना ग्रो कर रहे हो और आप अपने फाइनेंशियली कितने सिक्योर हो। अपनी नेटवर्थ को आप हर 6 महीने में या फिर आप साल भर में ट्रैक करना स्टार्ट करो। ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 3, सब कुछ खरीदना ज़रूरी नहीं। जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो। लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इससे ज़्यादातर बार कन्फ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरलैपिंग बढ़ती है। आप बिना मतलब के ऐसे फंड्स में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता, उल्टा आपके सर पे रिसर्च और मैनेजमेंट का बोझ बढ़ा देता है। सिंपल प्रिंसिपल यही है कि लेस इज मोर। जब आप इंडेक्स बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, तो आप ऑलरेडी देश के टॉप कंपनीज में डाइवर्सिफाई हो जाते हो। 1 या 2 अच्छे इंडेक्स फंड या फिर ETFs आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल, पैसिव और बोरिंग रखो। यही है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना कर देता है। वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे भरोसा रखते हैं। जब आप बहुत सारे एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका अपना एक एक्सपेंस रेशो होता है, यानी उस फंड को मैनेज करने का खर्चा। एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशो 1 से लेके 2% तक होता है, जबकि वही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो 0.1% से लेकर 0.3% तक ही होता है। ये आपको बस छोटा सा डिफरेंस लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में जिसका एक्सपेंस रेशो है 1.5%, जिसका खर्चा आपको सालाना देना पड़ेगा 15,000 रुपये। वही अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशो ऑलमोस्ट 0.2% होता है, तो आपको इसके एक्सपेंस रेशो में मिनिमम 2,000 रुपये ही देना होगा। सोचो आपको कितना पैसा लॉन्ग टर्म में बच सकता है और आप इस बचे हुए पैसे को वापस इन्वेस्ट भी कर सकते हो। नंबर 4, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। हम इंडियंस को दिखावा करना बहुत पसंद है, खासकर जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, जैसे कि हमारे पास नई गाड़ी आ जाती है, महंगे गैजेट्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉचेस। ये सारी चीज़ें हमें सोशल स्टेटस का सिंबल लगती है, लेकिन याद रखो कार, फ़ोन, क्लोथ्स ये सब डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। इनकी वैल्यू समय के साथ साथ गिरती रहती है। जिस दिन आप एक नई कार को शोरूम के बाहर निकालते हो उसी दिन से उस कार की वैल्यू गिरने लगती है। इन चीज़ों के लिए हाई इंटरेस्ट लोन लेना मतलब पैसा देकर अपना नुकसान कराना होता है। आप एक ऐसे चीज़ के लिए ब्याज दे रहे हो जिसकी साल ब साल कीमत घटती जा रही है। आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चीज़ों पर मत लगाओ। इसके जगह आप अपने पैसों को अप्रिशिएटिंग एसेट में लगा सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट्स, अच्छे स्टॉक्स या फिर गोल्ड। ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ अपनी वैल्यू को भी बढ़ाती। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कार ली है जिस पर आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है 10% के ROI पर 5 साल के लिए। उस पर आप लगभग टोटल इंटरेस्ट पेड करेंगे 2,20,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट ऑफ कार हो जाती है जो कि आपने 10 लाख रुपए की कार ली थी प्लस इंटरेस्ट हो जाता है आपका 2,20,000 रुपए, जो हो जाएगी 12,20,000 रुपए। 5 साल बाद उसी कार की वैल्यू जो आपने 10 लाख रुपए में ली थी उसकी रीसेल वैल्यू होगी 4 से 5 लाख रुपए। यानी आपने जो 12,20,000 रुपए खर्च किए थे एक कार खरीदने के लिए, अब उसकी वैल्यू गिरकर हो चुकी है 4 से 5 लाख रुपए, जो कि डिफरेंस अमाउंट आता है 7 से 8 लाख रुपए का, जो कि आपका प्योरली नुकसान है। इसके बजाय अगर आपने 7 से 8 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किए होते अच्छी जगह पर, तो आपकी ये 7 से 8 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में कितने हो सकते थे, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 5, 20 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पक्का फ़ायदा होगा। ये गोल्डन रूल पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर बेस है। हम इंडियंस को जल्दी रिटर्न चाहिए होता है। अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं
और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम डेटा और हिस्ट्री को अगर ध्यान में रख के सोचे तो अगर किसी ने इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट भी किया है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए, तो उसके नेगेटिव रिटर्न्स आने के चांसेस एकदम ना के बराबर होते हैं। यहाँ तक के मार्केट क्रैश में भी मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ दिखाई देती है। सोचिए, अगर आप एक बीज को अगर आप बो देते हो और आप उसे हर रोज अगर पानी देते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर हम उसी बीज को हर रोज अगर खोद के देखें कि वो कितना बड़ा हुआ है, तो वो कभी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके का है। धीरज रखो, कंपाउंडिंग का मैजिक तभी दिखता है जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए उसे छोड़ देते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंस इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो ये 5,000 रुपये की SIP आपकी किस्मत कैसे बदल सकता है। तो मान लीजिए आप एक SIP करते हैं 5,000 रुपये की ऑन एन एवरेज 12% एनुअल रिटर्न पर, तो 10 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए और उसकी वैल्यू लगभग हो सकती है 11 लाख। 20 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए और उसकी वैल्यू लगभग हो सकती है 30 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपए और उसकी वैल्यू हो सकती है लगभग 1 करोड़। देखा आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग का पावर। नंबर 6, शुरुआत में सेविंग ही सब कुछ है। जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपका पहला लाख रुपए या फिर आपका पहले करोड़ रुपए आपके सेविंग से ही बनेगा, ना ही आपके मार्केट रिटर्न या ना ही आपके गेन से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा होता है, इसलिए मार्केट रिटर्न का परसेंटेजेस भी आपका छोटा ही होता है। लेकिन हर एक वो रुपया जो आप बचाते हो वो आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उसका अगर सालाना आपको 10% रिटर्न मिलता है तो वो हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसका सालाना रिटर्न 10% के हिसाब से हो जाता है 10,000 रुपये। तो शुरुआत में आपका मैक्सिमम फोकस आपके सेविंग्स को बढ़ाने पर होना चाहिए। आपने बचाया हुआ हर एक वो रुपए आपके सीधे कॉर्पस में जाकर ऐड हो जाता है। कंपाउंडिंग हैज द मोस्ट फ्रैक्शन एट द बिगिनिंग। तो आपका सेव क्या हुआ वो हर एक रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपने सेविंग रेट को सीरियसली लो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेव करो। नंबर 7, इन्वेस्टिंग बोरिंग होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, जैसे कि स्टॉक्स को खरीदना या फिर बेचना या फिर डेली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना, तो आप गलत ट्रैक पर हो। ये एक्साइटमेंट अक्सर नुकसान बन जाता है। लोग अमीर बनने के चक्कर में ऐसे ट्रेड खरीद लेते हैं जिसमें उनका पैसा डूब जाता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आपको सबसे पहले बोरिंग और कंटिन्यूसली पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दे और एकदम भूल ही जाए, बल्कि ये कहता है कि आप उसे हर रोज मॉनिटर ना करो और मार्केट के छोटे मोटे चढ़ाव उतार से घबराओ मत। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करो, फिर चाहे मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, और उसे लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ। मान लीजिए अगर आप एक 10,000 रुपये की अगर एक SIP करते हैं, वो भी 20 सालों के लिए ऑन एन एवरेज 12% एनुअल रिटर्न पर, तो आपके पास 20 सालों के बाद होंगे 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए। लेकिन अगर आप बीच बीच में SIP को रोक देते हैं या फिर अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न में बहुत फर्क पड़ सकता है। नंबर 8, शर्मा जी के बेटा या बेटी को देखना छोड़ो। हम इंडियंस की ये एक आम आदत है, सोशल कंपैरिजन। हम लोग ना हमेशा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर कलीग से या फिर सोशल मीडिया पर दिखाने जाने वाली फेक फाइनेंशियल लाइफ से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली फाइनेंशियल लाइफ को अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं। शर्मा जी के बेटे ने तो ये नई कार खरीदी है, वर्मा जी के बेटे ने तो ये नया फ्लैट खरीदा है। ये कंपैरिजन ही है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। याद रखो, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी, हर किसी के फाइनेंशियल गोल या हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं होती कि शर्मा जी के बेटे ने वो नई कार पूरी कैश में ली है या फिर EMIs पे ली है। वर्मा जी के बेटे ने वो फ्लैट अपने पूरी सेविंग्स को मिलाकर खरीदा है या उस फ्लैट को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपने अच्छे मोमेंट्स को दिखाते हैं, ना कि उनके बुरे समय को।
ना ही उनके स्ट्रगल्स को दिखाते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल पर फोकस करो, अपनी खुशी और अपनी शांति पर फोकस करो, अपनी वैल्यूज़ को समझो। क्या आपको आपकी फैमिली के हेल्थ या आपकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपके वो महंगी कार ज़रूरी है? जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, तब आप ज़्यादा सेटिस्फाई और ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट करते हो। नंबर 9, 30,000 की सैलरी में खुद को करोड़पति मत समझो। ये एक बहुत कॉमन और एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। 30,000 के सैलरी में खुद को करोड़पति या फिर खुद को फेक रिच दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग पैसे तो बहुत अच्छे कमाते हैं, लेकिन इनका सारा पैसा दिखावे में खर्च हो जाता है। वो महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, पार्टीज और महंगे आइटम्स, ये सारी चीज़ें ये लोग EMI पर लेते हैं। पर क्यों? सिर्फ अमीर दिखने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर से जो लोग बहुत अमीर दिखते हैं वो लोग असल में फाइनेंशियली स्ट्रेस में होते हैं। उनके पास बहुत सारे लोन्स होते हैं और उनकी EMIs होती है, जबकि रियलिटी में जो लोग सबसे अमीर होते हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है जो कि है नारायण मूर्ति, जो कि को फाउंडर है इन्फोसिस के, एंड अजीम प्रेमजी, जो कि फाउंडर है विप्रो के। अपने पैसों का इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में करो, ना कि उस पैसे से अमीर बनने के दिखावे पे। बाहर से अमीर दिखने से बेहतर है कि अंदर से अमीर बनो। दिखावे पे नहीं, बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। नंबर 10, जो आपके लिए रिस्की है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये लास्ट गोल्डन रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर आज के डिजिटल एज में, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस हर जगह पर मिलती है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, या दोस्तों से और रिश्तेदारों से। कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है तो कोई पेनी स्टॉक्स को खरीदने की, और कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि गारंटीड डबल रिटर्न वाले स्कीम्स भी आपको बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ को याद रखो, जो हर किसी के लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की रिस्क टॉलरेंस, इनकम, एज, फाइनेंशियल गोल और लाइफ के सिचुएशंस हर किसी की अलग अलग होती है। एक 25 साल का इंसान जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, उसका रिस्क टॉलरेंस एक 45 साल के मैरिड पर्सन से बिल्कुल ही अलग होता है, जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां होगी। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस को ब्लाइंडली बिल्कुल भी फॉलो मत करो। अगर ना समझ आ रहा हो तो एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लो। वो आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन को समझेगा और उसी हिसाब से आपको सलाह भी देगा। कॉपी पेस्ट इन्वेस्टमेंट से बचो। जो किसी के लिए सोना बन सकता है वो आपके लिए मिट्टी भी बन सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का एक गोल्डन रूल है। तो ये थे वो 10 गोल्डन रूल्स जिन्होंने मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट डाला है, और शायद आपके लाइफ में भी थोड़ा बहुत कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आपके पैसे आपके लिए काम करे और आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, तो आप डिसिप्लिन और अपने स्मार्ट डिसीजंस पे भरोसा रखो। ये फाइनेंशियल जर्नी आपकी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 गोल्डन रूल्स जरूर पसंद आए होंगे और आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने SBI के पर्सनल लोन के अपडेट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी दी है। तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो।